सुनो कहानी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मालती जोशी की कहानी गुमशुदा की तलाश को सुनते हैं। आइए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी गुमशुदा की तलाश। एक लंबी सी मेज और 4 कुर्सियां, पर उनकी वजह से वह कमरा ही क्यों, पूरा घर भरा भरा सा लग उठा था। बच्चे खुशी से किलकारियां भरते हुए इर्द गिर्द नाच रहे थे और गिरीश पास खड़ा प्रसन्न भाव से देख रहा था। अरे अब तुम लोग चुप भी करो, मैंने चीख कर कहना चाहा, पर मुझसे चीखा ही न गया। मन तो मेरा भी प्रसन्नता से उछलता जा रहा था। बच्चों की तरह नाच कूद कर अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही थी तो क्या हुआ। अच्छा, अब यह बताओ उद्घाटन कैसे किया जाए। मम्मी हलवा बनाओ ना, तीनों के तीनों एक साथ चिल्ला पड़े। भुक्कड़ कहीं के, मैंने एक मीठी झिड़की देते हुए कहा। पहले चाचा को तो बताने दो। जैसे पंचों की राय हो, गिरीश बोला, और मैं बुरादे की सिगड़ी उठाने आंगन में चली गई। सुबह रोटी बनाने के बाद काफी सारी आंच बच गई थी, इसलिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसे खोलते हुए हाथ अचानक रुक गए। सोचा, घर में 500 की टेबल आई है और मैं एक दिन स्टोव नहीं जला सकती। 2-2 घंटे कतार में लगकर बच्चे लीटर 2 लीटर मिट्टी का तेल लाते रहते हैं। उसे सूम के धन की तरह सहेज कर रखती हूं मैं। ऐसे अवसरों पर ही तो उसका उपयोग होता है। मिट्टी का तेल और चीनी दोनों मेरी गृहस्थी के नासुर बन गए हैं, इसलिए तो बच्चे के लिए हलवा भी मिठाई बन गया है। मैं स्टोव से हवा भर रही थी और गिरीश पीछे आकर खड़ा हो गया। बस भाभी गैस और आ जाती, घर में तो मजा आ जाता। अरे नए कनेक्शन मिलते हैं ही कहां आजकल। मैंने इस अंदाज से मैं कहा जैसे मिलते होते तो हम ले ही आते। भाभी उस खुसट बुढ़ऊ से कहो न कि एक सीमेंट का चबूतरा बनवा दे। 5-10 रुपए किराया ज्यादा ले ले, और क्या। हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी है, मैंने कड़ाही रखते हुए कहा। कौन उस बूढ़े की छिचोरी करे, और यहां खड़े होकर बनाना आता किसे है। 15 मिनट में टांगे जवाब दे जाएगी। वो तो एक बार आदत हो जाएगी, न तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही लकड़ी की मेज ले आता हूं। मकान मालिक को मारो गोली। फिर मम्मी माथुर आंटी की तरह हाउस कोट पहनकर खाना बनाया करेगी, है ना। पूनम ने ताली पीटते हुए कहा। चुप कर भवानी, क्यों किसी का नाम लेती है, लड़ाई करवाएगी क्या, मैंने डपटते हुए कहा। और गिरीश तुम भी कान खोलकर सुन लो। यह इतनी महंगी डाइनिंग टेबल ले आए हो, यही बहुत है। अब फिर बाजार गए तो मुझसे बुरा कोई न होगा, कह देती हूं। अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए हैं तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहू के लिए गहने बनाकर रख लूंगी। चाचा की शादी होगी मां, नीलम ने भोलेपन से पूछा। नहीं तो क्या कुंवारा बैठा रहेगा। वो परले मोहल्ले वाले राम बाबू 3 बार चक्कर काट चुके हैं। प्लीज मम्मी, पूनम ने बुरा सा मुंह बुनाकर कहा। वो अपनी कुसुम दीदी के लिए आए होंगे तो साफ मना कर देना, मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, कोई तेरी शादी की बात हो रही है जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रही है। चल उठ, मचान से पापड़ का डिब्बा निकाल दे। और पूनम तू हाथ बांधे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, प्लेट चम्मच नहीं लगा सकती। नीलम गीले कपड़े से मेज तो पोंछ पहले। मैंने जरा सा डपट दिया तो बच्चे बेचारे अपना सा मुंह लेकर काम में जुट गए। गैस और डाइनिंग टेबल को लेकर मेरे मन में जो एक आक्रोश था वह अनजाने उस पर उड़ेल दिया। कई बार मन को समझाती हूं कि सभी सपने किसी के पूरे नहीं होते, फिर भी कभी कभी वह बहक ही जाता है। मम्मी नई प्लेटें ले ले, पूनम ने हंसते हुए पूछा। क्यों, पुरानी क्या हुई। ठीक तो है भाभी,
गिरीश ने बच्चों का पक्ष लेते हुए कहा, नई डाइनिंग टेबल घर में आई है ना, इतना अच्छा हलवा तुमने बनाया है, पुरानी प्लेटें भला क्या अच्छी लगेगी? उद्घाटन हो रहा है, जरा शान से होने दो। फिर क्या था, नई प्लेटें, नए चम्मच, नए गिलास सब निकल आए। जैसे ही मैंने हलवे का डोंगा मेज पर रखा कि सबने एक साथ जोर से तालियां बजाई। अरे जरा धीरे, अभी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, मैंने कृत्रिम रोष से कहा। पर सच तो यह था कि मैं खुद चाह रही थी कि एक बार सारा मोहल्ला आकर मेरी नई टेबल देख जाए। इस टेबल का महत्व मेरे लिए और भी ज्यादा था, इसलिए कि यह गिरीश की भेंट थी, अपनी भाभी के लिए अपनी कमाई की पहली भेंट। जिस गिरीश को घर परिवार में पास पड़ोस ने कब से आवारा करार दे दिया। गिरीश जो पार्ट 1 में 3 बार फेल होने के बाद घर छोड़कर भाग गया था। गिरीश जो 4 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। उस समय उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही गिरीश है जिसे सब लोग आवारा कुत्ते की तरह दुत्कार करते थे। अब तो उस पर आंखें भी ठहरती न थी। लकदक करते कपड़े, सजे सवरे बाल, गठा हुआ शरीर, भरा भरा चेहरा, बोलचाल में एक तहजीब, एक आत्मविश्वास। उसकी चमकी हुई किस्मत देखकर पता नहीं कितनों का माथा ठनका था, पर मेरा रोम रोम ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस नाकारा लड़के के लिए मैंने कितनी बाहर मोहल्ले वालों से लड़ाई मोल ली थी। कई बार तो उसका पक्ष लेकर इनसे भी मेरी भिड़ गई थी। मेरी वह तपस्या, वह ममता व्यर्थ नहीं गई थी। लड़का बर्बाद होने से बच गया था। वह भी मेरे वात्सल्य को भूला न था। बार बार कहता, भाभी सिर्फ तुम्हारे लिए ही घर वापस लौटा हूं मैं। सोच लिया था कि किसी लायक बनते ही भाभी के चरण छूने जाऊंगा और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। आया था तो अपने साथ ढेर सारी चीजें लेता आया था। यहां भी उसकी खरीदारी जारी थी। बच्चों के लिए स्वेटर्स, जूते, बस्ते, जो भी जिसने मांगा। आते ही दूसरे दिन मेरे हाथ में 100 के 5 नोट थमाकर बोला था, भाभी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इन्हें तुम केवल अपने लिए खर्च करोगी। मैं खुद तुम्हारे बारे में ठीक से जानता नहीं, फिर सोचा आपने आप जाकर खरीदोगी तो शायद तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। वे रुपए हाथ में ही लेते ही पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं मेरे सामने नाच उठी थी। घर पर उन सबको परे धकेल कर मैंने एक ही चीज मांग ली, खाने की मेज। बच्चों का गुल कपाड़ा एकाएक थम गया तो मैंने चौंक कर देखा, वे दफ्तर से लौट आए थे। मेरा वश चलता तो मैं हलवे की महक हाथों में समेट लेती या मेज को आंचल में छिपा लेती। अपनी उमंग में यह बात याद ही न रही थी कि घर में एक और प्राणी भी है जो इस घर का मालिक है। उसकी इजाजत लेना बेहद जरूरी है। वे मुंह हाथ धोने आंगन में निकल गए तो मैंने गिरीश की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम उतर गया था। बेचारा लड़का इतनी नौकरी में लगा है पर भाई से अब भी किस कदर डरता है। यह सोचकर गर्व तो हुआ पर दया भी बहुत आई। बच्चे उससे चंट निकले। उन्होंने वातावरण को सूंघ लिया था और खा पीकर ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला। मैंने ही प्लेटें समेटते हुए गिरीश से कहा, थोड़ा सा घूम आओ ना, वर्मा जी का किशोर 2 बार हो गया है। वह जैसे मेरे आदेश की ही राह देख रहा था, एकदम भाग खड़ा हुआ। दफ्तर से कपड़े बदलकर ये रोज की तरह पटरे पर आकर बैठ गए तो मुझसे यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब तो मेज आ गई है, कुर्सी पर बैठिए ना। चुपचाप चाय का पानी चढ़ा दिया और हलवे की प्लेट उनके आगे से रखाते हुए कहा, डाइनिंग टेबल आई है ना आज, उसी खुशी में बनाया है। मुझे डर था कि वे प्लेट उठाकर फेंक देंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, और प्लेट उठा ली। गिरीश लाया है, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। इतना मना किया पर माना ही नहीं, कहता है कि यह तो आपके लिए मेरी कमाई की पहली भेंट है। आई सी,
आपसे पूछ लेना चाहता था। पहले डर रहा था कहीं मना न कर दे। मना क्यों करूंगा भला, उसका पैसा है, जैसा चाहे खर्च करे। मेरी समझ में नहीं आया कि इस बात का गुस्सा हुआ जा सकता है या नहीं। ओह, यह बर्फ से ठंडे आदमी को टटोलना कितना मुश्किल है। फिर भी मैंने प्रयत्नपूर्वक उस सील को तोड़ते हुए कहा, बस यही तो बात है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, उनका पैसा है। यही सब सुनने के लिए वो इतनी दूर से दौड़ा चला आया है। कोई नहीं है ना आप उसके। चाय का कप हाथ में लेकर वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते रहे। क्या बात है भाई, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो कह डालिए ना, रोकने वाला है कौन। 15 दिन हो गए उसे आए, पर कभी नहीं देखा कि पास बिठाकर कभी यही पूछ लिया हो कि बेटा परदेश में कैसे रहते हो, क्या खाते हो। इतना तो कोई पास पड़ोस भी कह लेता है, पर पूछूं किससे। तुम्हारा वह लाडला तो मेरे साए से भी भागता है। डरता तो है बेचारा। वही तो, डरता क्यों है, उसने कोई चोरी की है। वो तो नहीं, पर आप तो शायद यही समझते हैं ना, जब भी वह कोई चीज घर ले आता है तो आपकी आंखों में अविश्वास साफ झलक जाता है। गिरीश भी अब बच्चा थोड़ी ही है, सब समझता है। शांता, मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई नोटों के किस कारखाने में काम करता है। मुझसे तो वह इतना खुला नहीं, पर शायद तुम्हें उसने यह राज बताया हो। राज? इसमें राज की क्या बात है, मैंने तिल मिलाकर कहा, पर दूसरे ही क्षण मेरा आवेश ठंडा पड़ गया। सचमुच मैं भी नहीं जानती थी कि गिरीश की नौकरी क्या है। खैर, आपको इतना तो विश्वास ही होना चाहिए कि आपका भाई होकर वह कोई गलत काम नहीं करेगा, मैंने कहा, पर मेरी आवाज में पहले की सी खनक नहीं रह गई थी। चाय का खाली कप सरकाकर ये उठ खड़े हुए तो मैंने छुटकारे की सांस ली। मैं सचमुच इसे राज ही रहने देना चाहता था। भाभी, इसलिए नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, लेकिन सुनकर शायद तुम्हें खुशी नहीं होगी, इसलिए जिक्र नहीं किया। पर इस तरह तुम लोगों को संदेह में छोड़कर नहीं जा सकूंगा। जानना चाहती हो तो सुनो। मैं कार चलाता हूं। मैं एक ड्राइवर हूं। क्या? मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी। कानों में जैसे कोई खोलता शीशा घोल गया। जो सुना उसे झुठला देने को मन मचल गया। आंखों के सामने उन किशोरियों के चेहरे घूम गए जिनके माँ बाप घर के चक्कर काटने लगे थे। क्या इस बात को जानने के बाद दोबारा कोई यह चौखट लांघेगा? उदास हो गई ना भाभी? मैं जानता था, इसलिए इतने दिन चुप बना रहा। पर सच कहना भाभी, ड्राइवरी क्या इतना जलील पेशा है? तो आदमी को सुख चैन की रोटी दे सके वह काम अच्छा क्यों नहीं है? तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा गिरीश और किस लायक था? जिनकी सोहबत के लिए बदनाम हुआ था, उन्हीं की विद्या अब काम आ रही है। यह काम भी कितनी ठोकरें खाने के बाद मिला है। इससे पहले क्या करता था यह न पूछो तो ही अच्छा है। तुम कहोगी ढंग से पढ़ लिख जाता तो यह हालत न होती, लेकिन पढ़ ही जाता तो कौन सा निहाल हो जाता। यही बाबूगिरी तो करता, जिसमें आदमी न तो सुख से 2 वक्त खा सकता है, न मन भरकर पहन ओढ़ सकता है। क्या सारे वक्त पैसों के दांतों से पकड़ने का नाम ही जिंदगी है? मैं ऐसी जिंदगी से आजीज हो गया था भाभी, इसलिए मैंने यह नौकरी स्वीकार की। इसमें इज्जत न सही, आराम तो है। बात पूरी करते करते वह हाँफ उठा था। बहुत मन हुआ कि उसे पास बुलाकर उसकी पीठ पर, सिर पर ममता का हाथ फेरूं, उसे आश्वस्त करूं कि तुम्हारे नौकरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए वैसे ही लाडले देवर हो। पर अपनी इच्छा के बावजूद मैं भूत बनी वैसी ही बैठी रही। जब होश आया तब वह कमरे से जा चुका था। करुणा से भीगा मन लिए मैं दिन भर यों बिसूरती रही, अपने को कोसती रही, और रात अपना सारा रोष मैंने इन पर उड़ेल दिया। अब तो यह सुन लिया ना? अब तो सब जान गए ना? या अब भी कुछ पूछना शेष है? बस एक बात और पूछूंगा,
उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं अवाक देखती रही। एक बात और पूछनी है, तुम्हारा चहेता किसकी गाड़ी चलाता है? राष्ट्रपति की? क्या मतलब? इतनी मोटी तनख्वाह सिर्फ उन्हीं के ड्राइवर की हो सकती है। गुस्से से तिलमिला उठी मैं। उसी आवेश में कहा, अपनी खोल से जरा बाहर आए तो पता चलेगा कि दुनिया में और भी लोग बसते हैं जिन्हें लखपति और करोड़पति कहते हैं। बड़े होकर अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते हो, छी। और यह विषय उस दिन के लिए वहीं समाप्त हो गया। इसके साथ ही 15 दिन से घर में चला आने वाला आनंदोत्सव भी वैसे एकाएक शेष हो गया। अब दिन भर में गिरीश के ठहाके नहीं गूंजते थे। न वो बच्चों को गुदगुदाता था, न मुझे छेड़ता था। मैं भी अब जिस तिसके पास उसके वैभव का बखान नहीं करती थी। पास पड़ोस वाली औरतें जब कहती, बहन जी आपका देवर जितना कर रहा है इतना तो आजकल पेट जाया भी नहीं करता, तो उनकी बातें मुझे तीर सी लगती। लगता मेरे आनंद कानन को इन्हीं की नजर लग गई है, किसी का अच्छा देख नहीं सकती ना। और ऐसी एक सुबह उसने अपने जाने का ऐलान कर दिया। सुनकर मन पर एकदम सांप सा लौट गया, पर उसे रोकती भी तो किस बहाने? यहां उसके लायक था ही क्या? वहां कैसे भी हो कमाकर खा रहा है। स्टेशन पर हम सब लोग उसे पहुंचाने गए थे। सभी उदास और चुपचाप थे। मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। बच्चे भी गुमसुम थे। इन कुछ ही दिनों में चाचा ने उन्हें जीवन की कितनी भी खुशियां जुटा दी थी। उनके जाते ही घर कितना सूना हो जाएगा, यह सोच सोच कर पूनम बेहाल हुई जा रही थी। यह सारे रास्ते अलग थलग बने रहे। स्टेशन पर पहुंचकर हम सबको तो सामान सहित प्लेटफॉर्म पर भेज दिया और खुद बुकिंग विंडो पर चले गए। इतना बुरा लगा मुझे। ऐसा ही बर्ताव करना था तो साथ आने की क्या जरूरत थी? घर पर ही रहते। टिकट लेकर ये लौट आए तब गाड़ी पिछला स्टेशन छोड़ चुकी थी। इन्होंने टिकट गिरीश के हाथ में थमाया और एकदम उसे कसकर कलेजे से लगा लिया। भर्राए कंठ से बोले, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपने पुरुषार्थ की कमाई खा रहा है। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि तू जहां रहे खुश रहे, बशर्ते मुझे मालूम हो कि तू कहां है। इस समय तो शायद तू खुद भी नहीं जानता कि तू कहां है। उस बार तू घर से चला गया था तो तेरी भाभी रो रो कर बेहाल हो गई थी। उसी की जिद के कारण मैंने अखबार में इश्तहार भी दिया था। इसी इश्तहार को आज फिर दोहराता हूं। गिरीश, तुम जहां कहीं भी हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ट्रेन घड़घड़ाती हुई स्टेशन में दाखिल हो रही थी। तो मित्रों, यह थी मालती जोशी की कहानी गुमशुदा की तलाश। आइए अब सुनते हैं गुमशुदा की तलाश इस कहानी का सारांश। गुमशुदा की तलाश पारिवारिक रिश्तों की कहानी है। मालती जोशी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आस्थावादी रहा है। बदलते परिवेश में भी पारंपरिक मूल्यों, नैतिकता, संस्कृति आदि के प्रति इनका गहरा लगाव है। प्रस्तुत कहानी में मध्यवर्गीय झूठी प्रतिष्ठा की अपेक्षा श्रमशील जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार का अशिक्षित बेरोजगार युवक जो रोज की दुत्कार से तंग आकर घर से भाग जाता है, 4 वर्ष अपने पैरों पर खड़े होकर घर लौट आता है और भाभी तथा बच्चों के लिए नई नई चीजें खरीद कर लाता है। सब खुश है, लेकिन यह खुशी उस समय पल भर में उड़ जाती है जब युवक कहता है कि वह कार ड्राइवर की नौकरी करता है। लेकिन कहानी के अंत में बड़े भैया यह बात समझते हैं कि नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। प्रामाणिकता के साथ किया गया हर काम जिंदगी को बल देता है। श्रम का मूल्य आधुनिक समाज में गुमशुदा हो रहा है। इस कहानी में उसी की तलाश है। तो मित्रों, आपको मालती जोशी की यह कहानी निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।